Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it chapter number 4. हमने लास्ट टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी थी। अब हम फर्दर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है इट इज इन द एंशिएंट गांधार रीजन। एंशिएंट गांधार रीजन मतलब वो पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। वहां पे रावलपिंडी है, वहां पे पाए गए हैं इनके रुइंस। तक्षशिला के रुइंस जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान रावलपिंडी है, वहां पे शहर है रावलपिंडी, वहां पे पाए गए हैं। इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन। तो ये जो तक्षशिला था ना, वो गांधार रीजन का, एंशियंट जो गांधार रीजन था बहुत पहले, तब तक्षशिला कैपिटल सिटी हुआ करता था। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके अंदर 64 सब्जेक्ट्स हैं और कई सारे स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे अपने गुरु के साथ रह के प्रैक्टिस करने के लिए। जीवक एक लॉर्ड बुद्धा का डिसाइपल्स था, ठीक है, उसने यहाँ पे आयुर्वेदा सीखा था। ओके, अकॉर्डिंग टू बिलीफ यूनिवर्सिटी जो है वो तक्ष नाम के ऊपर रखा था, विच इज द सन ऑफ भरत। राम भगवान के भाई जो थे ना भरत जी, तो वो भरत का जो सन है तक्ष, उनके नाम पे से इसका नाम रखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ओके, इट इज अ रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी का बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सेंटर है ये। स्टूडेंट्स वहाँ पे एकदम उनको बहुत ही फ्री था, और बहुत ही उनको फ्रीडम मिलती थी, कोई भी सब्जेक्ट उनको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते थे। पर टीचर 20 स्टूडेंट्स की लिमिट वो समय पे होती थी, लेकिन वहाँ पे वो ज्यादा पढ़ाते थे, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स से ज्यादा पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स आते थे वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, दूर दूर के जो देश है वहां से वो पढ़ने के लिए आते थे। पहले के जमाने में तो देश ही बोला था, दूर देश से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, उज्जैन से आए हैं, मिथिला से आए हैं। तो ये जो एरियाज है एक्चुअली तो इंडिया के अंदर ही है, तो दूर दूर से यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। कौशल डायनास्टी जब थी, ठीक है, तो उनके किंग प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, ठीक है, और वाराणसी के प्रिंसेस यहाँ पे पढ़े हुए हैं। प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड प्रसेनजीत द किंग ऑफ कौशल, कौशल डायनास्टी थी बड़ी सी, यहाँ पे पढ़े हुए हैं वो। और ऑल्सो द ग्रेट ग्रामेरियन पानिनी और पॉलिटिशियन कौटिल्य, दोनों ने यहाँ से एजुकेशन लिया था। तक्षशिला हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही बेस्ट सेंटर था, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे गुरु के साथ रह के प्रैक्टिस करते हैं। एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉर लोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे। ओके, चाणक्य मतलब वो कौटिल्य, ओके, कौटिल्य चाणक्य सेम ही है। तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, ठीक है, मेंटर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर तो बहुत बड़ा हो गया था ना यहाँ पे, तो उनके मेंटर चाणक्य यहाँ पे पड़े हुए थे। चाइनीज स्कॉलर फाहेन यहाँ पे यूनिवर्सिटी विजिट की थी उन्होंने इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। अब यहाँ पे देखिए 5th सेंचुरी लिखा है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेंटर कब बना, 7th सेंचुरी में बना, तो ये याद रखिएगा। ओके, वाराणसी, काशी। अब वाराणसी जो है वाज वन ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, ठीक है, वहां पे एजुकेशन सेंटर भी था। एज ए एक रिलीजियस एजुकेशन की तरह वाराणसी के अंदर एक आर्यन कल्चर जो था, ठीक है, और उपनिषदिक पीरियड में आर्यन कल्चर जो यहाँ पे पनपा और आर्यन कल्चर शुरू हुआ, उसकी वजह से एक रिलीजियस सेंटर के रूप में वाराणसी ग्रेट बड़ा बना। एक और बात, वाराणसी के जो किंग थे, ठीक है, वाराणसी के जो किंग थे अजात शत्रु, वो एक बहुत ही बढ़िया फिलोसोफर थे। और फिलोसोफर मतलब उनकी वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही मानी जाती थी, और वो उनको सब जानते थे, उनको सब पहचानते थे, ठीक है। तो वो ग्रेट सपोर्टर थे एजुकेशन के, ठीक है। व्यास संहिता के अंदर और महर्षि वेद व्यास, ऐसा लिखा व्यास संहिता में, महर्षि जो वेद व्यास है, ठीक है, वो वाराणसी में ये आश्रम था उनका, वाराणसी में आश्रम था, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो इसका मतलब एक वाराणसी का जो सेंटर है, ठीक है, जो एजुकेशन सेंटर है, जो पिलग्रिमेज प्लेस है, वो एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। रिलीजियस सेंटर मतलब थोड़ा बैकग्राउंड उसका रिलीजियस हुआ था। जैसे यहाँ पे लोग क्या पढ़ने आते थे, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें पढ़ने आते थे, राइट, कि भाई
एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, है साइंस हो गया, ये सारी चीजें, मिलिट्री साइंस हो गया, ओके, ये सारी चीजें, फिलोसॉफी, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं है, वाराणसी में रिलीजियस बैकग्राउंड था पूरे सेंटर का, और वहां पे रिलीजियस टीचिंग दी जाती थी। ओके ओके, लॉर्ड बुद्धा chose वाराणसी a suitable place for the propagation of his preaching। तो लॉर्ड बुद्धा ने भी वाराणसी को एक सुटेबल प्लेस के तरह अपने प्रीचिंग्स के लिए प्रॉपर सुटेबल प्लेस गिना। फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, ठीक है, वो काशी मूव हो गए, वाराणसी मूव हो गए उनके नए वेदांतास अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, उनके जो वेदांत से वो अडॉप्ट करने के लिए वो काशी चले गए थे। वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, वो पुष्टि मार्ग जो है, ठीक है, वो बहुत ही आगे बढ़ा था वैष्णव सेक्ट में। वैष्णव जो लोग हैं, वैष्णव जो कम्युनिटी है काशी में, ठीक है, उनको पुष्टि मार्ग सिखाने का काम चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, ये दोनों करने लगे थे। पंजाब के मेजर स्कॉलर फैमिलीज, उनको काशी आना पड़ा। कश्मीर के भी कई फैमिलीज जो हैं, ठीक है, कश्मीर में चले गए, यहाँ से काशी से कश्मीर में चले गए कई फैमिलीज। तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में एक हिंदू ग्रुप है, ओके, एक हिंदू ब्राह्मण ग्रुप है, आज भी है। मैनी अदर प्रिंसेस केम फॉर एजुकेशन इन वाराणसी, कई सारे और वाराणसी में पढ़ने के लिए आए थे राजा महाराजा। मोनेस्टरी एट सारनाथ बिकेम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका। तो जब एम्परर अशोका थे तो सारनाथ पे जो मोनेस्टरी थी, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखा है, मोनेस्टरी थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं वल्लभी। देखो वल्लभी जो है वो गुजरात की बात कर रहे हैं, और ये हमको यहाँ पे बता रहे हैं कितना स्ट्रेंथ है गुजरात में। भाई वल्लभी जो है वो गुजरात का यूनिवर्सिटी है, और 7th सेंचुरी में बहुत ही फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन रहा था। वंश डायनेस्टी वाले जो थे, ठीक है, वंश डायनेस्टी वाले, उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया था, और वल्लभी को एक बड़ा सेंटर बनाया एजुकेशन का। विद्याधाम, जिसको वल्लभी माना जाता है, विद्याधाम, ओके, विद्या जहां पे आपको मिलती है वो धाम, और विद्याधाम। वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ द हिनायन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो वल्लभी जो था वो समय पे बुद्धिस्ट रिलीजन जो पॉपुलर था उसका हिनायन कल्ट। हिनायन कल्ट मतलब हिनायन के कुछ लोग होते हैं, फैमिली जैसे, बड़े से, फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो हिनायन जो एक कल्ट था, एक फैमिली थी, बहुत ही बड़ा उसका सेंटर बन गया वो। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आने लगे 7th सेंचुरी में, स्थिरमती, घनमती यहाँ पे, और वल्लभी के लीडिंग प्रिंसिपल्स बने, ठीक है, स्थिरमती और घनमती। फिर दूर दूर से, गंगा यमुना से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। चाइनीज ट्रैवलर इट सिंह वल्लभी को उन्होंने नोट किया था, और उन्होंने बोला था कि इतना ही फेमस सेंटर है, जैसे नालंदा ईस्ट पार्ट में है, हम वेस्ट में है, तो वल्लभी जो है वो इतना ही फेमस है जितना नालंदा है, ठीक है। ओके, एक और बात मैं आपको मजेदार बताऊं। आप देखेंगे हर एक में एक एक चाइनीज का नाम दिया है, आपने देखा, नोट किया है क्या? नालंदा के अंदर चाइनीज नाम दिया है यू सेंग। यू सेंग 7th सेंचुरी में आया था, यहाँ पे सब चीज 657 बुक्स लेके गया, ठीक है। तक्षशिला में एक चाइनीज आया था जिसका नाम है फाहिन। तक्षशिला में फाहिन विजिट की थी 5th सेंचुरी में, ठीक है। और वाराणसी में इट सिंह, ओके, याद रखना पड़ेगा ना भाई चाइनीज नाम। ओके, वाराणसी काशी में नहीं है कोई चाइनीज नाम, लेकिन वल्लभी में चाइनीज नाम है इट सिंह। इट सिंह चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पे आए थे। वल्लभी जो है वो एक कैपिटल था और इंटरनेशनल पोर्ट था 480 एडी से 775 एडी तक। वल्लभी के जो रूलर है वो मैत्रक डायनेस्टी के थे, और उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही आगे बढ़ाया था, और यूनिवर्सिटी को भी आगे बढ़ाया था। मैत्रक डायनेस्टी के जो शाही लोग थे, ठीक है, वो बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी वो हेल्प कर रहे थे इंस्टीट्यूशन को। 775 एडी में अरेबियंस आए, और मैत्रक्स यहाँ पे हार गए थे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। और जो फेमस स्कॉलर्स थे उनके नाम गेट के ऊपर लिखे गए। स्कॉलर्स जो हैं वो अपना, स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर इरुडिशन वेर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा।
तो राज्यसभा जो था, ठीक है, उसके अंदर स्कॉलर्स अपने ये नाम बता के, ये सब उनको चीजें बता के कि भाई हमने ये काम किया है, वो काम किया है, तो उनको हायर राइट्स मिलते थे, अच्छे हक मिलते थे। अरेबिया में, अरेबियन रूलर्स जब यहाँ पे थे तब। नॉलेज वर्शिप और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है एजुकेशन की, वो यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस हो गई। यूनिवर्सिटीज को ये जब चीजों ने फेमस कर दिया, नॉलेज वर्शिप, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया में नहीं पर वर्ल्ड में, ठीक है, अब्रॉड और इंडिया, से सब जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी रियल सेंस में, ठीक है, जहाँ पे हर एक ब्रांच पढ़ाए जाते हैं, हर एक सब नॉलेज दी जाती है। और मेंटेनेंस जो है वो किंग्स और जमींदार जो थे उनकी चैरिटी पे चलता है यूनिवर्सिटी का। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी के सामने उनकी लॉयल्टी बता रहे हैं कि भाई कितना हम अच्छा काम कर रहे हैं। इट वॉज वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी था आर्ट्स एंड साइंस का, विद्या का। तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर, और हम अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। ओके ओके भाई, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आंसर आ गए। चलिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन है फिर आंसर है। डैश इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो भाई ऋग्वेद, ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट बुक, ठीक है। इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन। कौन सी लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है? तो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज द्रविडियंस का कौन सा है? तो भाई तमिल है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ पोएट चांद बरदई। भाई जब चांद बरदई सुनाई देना तो पृथ्वीराज रासो लिख देना। विच इज द लिटरेरी कंपोजिशन महर्षि पाणिनि। भाई पाणिनि का अष्टाध्यायी। ओके, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी है। यजुर्वेद इज अ वेद ऑफ यज्ञ। इट इज कंपोज इन बोथ फॉर्म्स, प्रोज एंड वर्स। इसके अंदर ऐसे हाइम्स है जो यज्ञ के टाइम पे, रिलीजियस प्रैक्टिस के टाइम पे, रिचुअल्स के टाइम पे हम बोलते हैं, ओके, रिसाइट करते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अथर्ववेद? अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल एंड संस्कार, okay. Which philosophical principles have been explained in Srimad Bhagavad Gita? The Bhagavad Gita expands the deep philosophical principles. It conveys the message of achieving moksha or salvation through ज्ञान, कर्म and भक्ति। भगवत गीता जो है उसके अंदर बहुत ही डीप मैसेज है, डीप प्रिंसिपल हमको बताते हैं, ठीक है। उसमें हमको मैसेज जो मिलता है वो मोक्ष अचीव करने का मैसेज मिलता है, और कैसे? ज्ञान, कर्म और भक्ति से। वल्लभी विद्यापीठ के बारे में हमने सब अभी बात की थी, फिर भी क्वेश्चन आया तो एक बार देख लेते हैं। भाई वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है गुजरात की, वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी एजुकेशन के लिए 7th सेंचुरी में। वंश डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ही सारा कंट्रीब्यूशन इसको डेवलप करने में लगा दिया था। मैत्रक डायनेस्टी, उन्होंने भी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया। जो मैत्रक डायनेस्टी के रूलर थे, वल्लभी के रूलर थे, वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनायन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। बुद्धिस्ट रिलीजन का हिनायन कल्ट जो था उसका सेंटर था वल्लभी। 7th सेंचुरी में बुद्धिस्ट स्कॉलर जयस्थिरमती और गणमती वो लीडिंग प्रिंसिपल्स बने थे वल्लभी के। और द ब्राह्मीण स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट, भाई गंगा और यमुना से जो जो ब्राह्मीण लोग थे, ब्राह्मीण स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ पे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए आते थे। द ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर इट सिंह, वल्लभ, उसने नोट किया था कि भाई वल्लभी जो है वो बड़े नालंदा फेमस, सॉरी नालंदा जो एजुकेशन सेंटर है उसके साथ कॉम्पीट कर सके, इतना बढ़िया वो यूनिवर्सिटी था। इट इज नोटेबल दैट जो मैत्रक डायनेस्टी के रॉयल पीपल थे, शाही लोग थे, ठीक है, वो बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी वो अपना सपोर्ट बता रहे थे। ओके, वल्लभी जो था वो एक कैपिटल सिटी था और एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे? भाई वेद जो है वो चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। इट कंसिस्ट ऑफ, भाई ये तो हमको पता है। देखो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी बुक थी इंडियन लिटरेचर में। उसके अंदर 1028 वर्स थे और 10 सेक्शन में वो डिवाइड की गई थी। और मोस्टली जो वर्सेस थे वो प्रेयर्स को, प्रेयर की थी, गॉड की। वर्सेस कब यूज करते जाते? यज्ञ था तब यूज करते थे, ठीक है। अमोंग द वर्सेस उषा, जो उषा देवी है, ठीक है, उनको वर्शिप करने के लिए जो वर्सेस लिखे हुए हैं वो बहुत ही बढ़िया लिखे।
यजुर्वेद एक वेद ऑफ यज्ञ है, ठीक है, उसके अंदर हाइम्स हैं जो यज्ञ के टाइम पे बोले जाते हैं। सामवेद वो कैसे यज्ञ के अंदर कैसे ये सारी चीजों में वर्सेस को रिसाइट करना है, ये सामवेद के अंदर लिखा हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। और अथर्ववेद जो है हमको कई सारे संस्कार और रिचुअल्स सिखाता है। तक्षशिला विद्यापीठ पे लिखना है भाई, चलिए लिख ही देते हैं। अकॉर्डिंग टू बिलीव दिस यूनिवर्सिटी नेम्ड एज तक्षशिला आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ ब्रदर ऑफ लॉर्ड बोर्न इन इट वाज द कैपिटल। ओके, अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ ऐसा माना जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला जो है, ठीक है, वो तक्ष के नाम से रखा गया है, जो भगवान राम के भाई थे भरत जी, उनका बेटा था तक्ष, ठीक है। और वो गांधार सिटी, गांधार रीजन जो था, बड़ा सा गांधार देश था, और वो देश का कैपिटल सिटी था तक्षशिला। एक्चुअली आज देखने जाए तो रावलपिंडी जो राजस्थान में है, वहां पे है तक्षशिला का एंशिएंट यूनिवर्सिटी के सारे रूइंस। और वो 7th सेंचुरी में बहुत ही बढ़िया रिनाउंड एजुकेशन सेंटर था। उसके अंदर 64 सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, वेद, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉर लोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजों को वहां पे सिखाया जाता था। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। तो तक्षशिला बहुत ही बढ़िया सेंटर था। तक्षशिला में कई सारे जो सिस्टम्स थे वो कैसे थे कि भाई उनको आश्रम में रहना है, स्टूडेंट्स को आश्रम में रहना है गुरु के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और स्टूडेंट्स को उनके जो सब्जेक्ट चूज करने वो सब्जेक्ट को चूज कर सकते थे। 20 स्टूडेंट्स की लिमिट थी एक टीचर के पास, लेकिन वो ज्यादा पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स जैसे वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन दूर दूर से आते थे, ठीक है, और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वाराणसी के प्रिंसेस और प्रसेनजीत जो कौशल का किंग है, ये यहाँ पे पढ़े हुए हैं। ग्रेट ग्रामरियन पाणिनि यहाँ पे पढ़े हुए हैं। कौटिल्य जो पॉलिटिशियन है वो यहाँ पे पढ़े हुए हैं। चाइनीज स्कॉलर फाई हैन, वो ये यूनिवर्सिटी में विजिट किया था उन्होंने 5th सेंचुरी में। अब आप पूछेंगे कि सर फाइयान यहाँ पे लिखा है, वहां पे फी हैन लिखा है, तो भाई आप देखो चाइनीज में तो वैसे भी नाम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है, वो एफ से जो आए वो फाई हैन, ठीक है, उसको टिक कर देने का, नाम से क्या लेना देना आपने। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। भाई नालंदा विद्यापीठ की बात करें हम तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार पटना बड़गांव विलेज के अंदर है। ओके, पटना जो शहर है वहां पे बड़गांव विलेज है, और उसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के आज रूइंस पाए गए हैं। ड्यूरिंग 5th to 11th BC एजुकेशन सेंटर बहुत ही बढ़िया था वो नालंदा पे, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे 7 बड़े बड़े हॉल्स थे यूनिवर्सिटी में, और 300 रूम्स थे लेक्चर डिलीवर करने के लिए। स्टूडेंट्स को रहने के लिए भी बढ़िया बढ़िया मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी। विलेज जो है वो डोनेट किए गए थे ये नालंदा विद्यापीठ को चलाने के लिए। फूड और क्लोथिंग फैसिलिटी सब फ्री मिलती थी उनको। और जो विलेज से पैसा वो लोग कमाते थे, वहां से सब चीज चलती थी। उनकी जो लाइब्रेरी थी उनको, उनका नाम था धर्मगंज। ओके, कई स्टूडेंट्स कंट्री से या अब्रॉड से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, तक्षशिला में भी और नालंदा यूनिवर्सिटी में भी। स्टूडेंट्स जो नालंदा से पढ़ के निकल रहे थे वो आइडियल स्टूडेंट माने जाते थे। नालंदा के अंदर बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है, इंडियन कल्चर में। तो ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी महावीर स्वामी की पिलग्रिमेज प्लेस बनी, जहाँ पे जैन की पिलग्रिमेज प्लेस बनी, जहाँ पे महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास यहाँ पे किए थे। 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई और नालंदा का फेम बहुत ही बढ़ गया। गुप्ता डायनेस्टी आई ना, कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारे पाए गए हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब लिटरेचर बहुत सारे पाए गए हैं, उसके अंदर डायलेक्ट्स पाए गए हैं। तो आज जो है उसके खाली रूइंस ही है, लेकिन आप अगर वहीं से भी चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया हमारा कल्चर था। मीडिवल लिटरेचर की हम बात करें और उसके बाद बस, ओके, मीडिवल लिटरेचर की हम बात करें तो जो मीडिवल लिटरेचर शुरू हुआ था उसके अंदर लिटरेचर का लैंग्वेज जो था वो था संस्कृत, और बढ़िया बढ़िया जो वर्क्स थे वो संस्कृत में बनाए गए थे। 2 बढ़िया वर्क्स जो कश्मीर में लिखे गए थे वो थे सोमदेव के कथा सरित सागर, और दूसरा था कल्हन का राज तरंगिनी। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स थे हमारे इंडिया के अंदर। और बढ़िया और एक काम था, वो था गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा था, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम इन संस्कृत लिटरेचर।
तो वो हमने बात की बुक्स की, हम पोएम की बात कर रहे हैं। गीत गोविंद जो था वो जयदेव ने लिखा था। हिंदी का अर्ली फॉर्म अगर आपको देखना है तो वो आपको देखने को मिलेगा चांद बरदाई की बुक में, जो है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जो शौर्य की बातें हैं वो उसके अंदर लिखी गई हैं। दिल्ली सल्तनत के समय पे दो टाइप के हिंदी लैंग्वेज अलग अलग फॉर्म हुए थे, जो थी खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, ठीक है। और कई सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी ये भाषाओं में बने थे। कई सारी हीरोइक पोयम्स, कई सारे स्टोरीज राजस्थानी लैंग्वेज में भी बने थे, हिंदी और गुजराती जैसे राजस्थानी लैंग्वेज थी। यहाँ पे अल्हा उदल विसल देव रासो ये पॉपुलर थे वो समय पे। भोजपुरी और अवधी जो थे वो टू मेन डायलेक्ट्स बन गए थे हिंदी के, ओके। और कबीर के जो काम थे जैसे साधु खड़ी और उसके दोहास, वो हमारे फोकलोर का पार्ट बन गए हैं। हम अब पढ़ते भी हैं कबीर के दोहे। पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जयासी ने अवधी लैंग्वेज में। फिर एक बुक चंद्रयान नाम की एक बुक मुल्ला दाऊद ने लिखी थी, जो अवधी लैंग्वेज की ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी थी अवधी भाषा में। भोजपुरी में कुछ नहीं लिखा था भाई, सब अवधी में लिखा था। अवधी अवधी अवधी। मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत लिखी, मुल्ला दाऊद ने चंद्रयान लिखी और तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी, सब अवधी में लिखा। भोजपुरी का कुछ नहीं दिया हुआ है, डोंट वरी, पढ़ना भी नहीं है। ड्यूरिंग अकबर्स रेन, तुलसीदास और सूरदास अकबर के समय पे लिखते थे, ठीक है। केशव दास और रहीम, ये दोनों भी बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। रहीम के दोहे आज भी पॉपुलर है और आपने पढ़े भी होंगे, हिंदी गुजराती संस्कृत में कहीं ना कहीं रहीम के दोहे तो पढ़े होंगे। ओके, तमिल लैंग्वेज में जो रामायण लिखी थी वो थे पोएट कंबल। पोएट कंबल ने लिखी थी रामायण तमिल लैंग्वेज में। राजा कृष्णदेव राय का जब विजयनगर में रूल था, तब वो खुद ही तेलुगु और संस्कृत राइटर थे, उन्होंने अमुक्त मलय लिखा था। पोएट जो पंपा पौन्नरन्ना है, ठीक है, वो ट्रायो माने जाते हैं कन्नड़ लिटरेचर के। पंपा ने लिखा था आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजयंत। पौन्ना ने लिखा था शांति पुराण, जो 16th जैन तीर्थंकर की डिस्क्राइब कर रहे हैं लाइफ के बारे में। बाबर के समय पे तुजुक ए बाबर, बाबर ने लिखा था खुद, ठीक है। नहीं, उनके, हाँ, बाबर ने खुद लिखा था, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ए बाबर, टर्किश भाषा में लिखा था। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। और जहांगीर ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी, मतलब आपको अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है तो आप तुजुक ए करके आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। तुजुक ए राहुल, तुजुक ए जुगल, ठीक है, तो वैसा करके आप लिख सकते हैं। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज, वो समय पे दिल्ली सल्तनत में पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। अमीर खुसरो बहुत ही बढ़िया फिगर मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान थे, ठीक है। ही रोड द आशिक, द ना, द सिफिहर, द किरातवाल सदन, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। अब वो कौन सी भाषा में लिखी थी, वो पर्शियन भाषा में लिखी होगी। बाबर्स ऑटोग्राफी, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी जो थी वो पर्शियन में ट्रांसलेट हुई और बाबर नामा बनी। अबुल फैजल के समय, ये समय में अबुल फैजल आया और उसने आईने ए अकबरी लिखा और अकबरनामा लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। उसके भाई फैजी, वो भी एक बहुत ही बढ़िया पर्शियन पोएट थे और उन्होंने कई सारे संस्कृत के वर्क्स थे वो पर्शियन में ट्रांसलेट किए। कश्मीर में भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, वहां पे भी जैनुल आबदीन जो कई सारे संस्कृत वर्ष के अंडर महाभारत, राज तरंगिनी, ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी तो वो उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई। अकबर जो है उसका एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, ये सब संस्कृत के जो बुक्स है महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता, पंचतंत्र वाले, तो ये सारे जो चीजें हैं वो उनको कन्वर्ट करते थे पर्शियन में। हमारे यहाँ पे जो रीजनल किंग्स थे वो रीजनल लैंग्वेज को प्रेरित करते थे, जैसे बंगाली में रामायण लिखा था कृतवास्य ने, सेंट चैतन्य ने ट्रेडिशन लिखा था, डिवोशनल सॉन्ग्स, ये सब चीजें शुरू हो गई थी। नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा, नामदेव, साईं एकनाथ उन्होंने मराठी में लिखा। और मिडिवल पीरियड में उर्दू की बर्थ हुई थी, बहादुर शाह जफर बहुत ही बढ़िया उर्दू पोएट थे। और पोएट्स लाइक वाली, मीर दर्द, मीर ताकी, मीर नासिर, दर्द ताकी नाजिर, तो आप मीर 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 आगे लगा देना, दर्द ताकी नाजिर, ठीक है। अकबर आबादी, अब्दुल्ला खान गालिब, इकबाल, अदर्स, तो ये सारे बढ़िया पोएट्स थे। उर्दू का जो वर्क है वो 18th सेंचुरी में दरबार ए अकबरी से शुरू हुआ। मोहम्मद
हुसैन ने वो लिखा था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। सॉरी, समझ में आया भाई? यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, लंबा चला नहीं। ओके चलिए, आपका होमवर्क है भाई, ये पीडीएफ जो है वो मैंने आज हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो आपका काम थोड़ा आप भी कर दीजिए। आप ये क्वेश्चन आंसर जो है, एमसीक्यू जो है, वो सारी चीजें लिख दीजिए फेसबुक के अंदर। दिस इज योर होमवर्क, ओके? विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। बाय बाय।